आदाब, नमस्ते, सत श्री अकाल। मेरा नाम है शादेन हयात। मैं अपनी ज़िंदगी के सफ़र के बारे में बयां करना चाहता हूं ताकि एक उम्मीद दे सकूं कुछ लोगों की। बातें बड़ी नहीं हैं, बस बात लंबी है। इस सफ़र में मेरे साथ जुड़ेंगे कुछ लोग जो मेरे दिल के करीब हैं। कुछ बातें होंगी, कुछ ज़िंदगी की बातें होंगी, कुछ मोहब्बत की बातें होंगी, कुछ टूटे हुए दिल की बातें होंगी, कुछ कामयाबी की, कुछ की दुआ साथ होगी। सुनते हैं ये कहानी सफ़र हयात की। इसी उम्मीद के साथ मैं ये आगाज़ कर रहा हूँ सफ़र हयात, ताकि कुछ उम्मीद दे सकूँ मेरे छोटे भाई बहन और लोगों को। और उम्मीद पर ही तो दुनिया कायम है। आइए जुड़िए सफ़र हयात मेरे यूट्यूब चैनल हॉलिस्टिक हयात पर। मैं एक विद्यार्थी हूँ, मेरे अलग अलग किरदार हैं। मैं एक भाई भी हूँ, एक बेटा भी हूँ और शायद आगे चलकर एक पति भी बनूँगा। और उम्मीद करता हूँ एक बेटी का बाप भी बनूँगा। अपनी ज़िंदगी जीते हुए बहुत सारी बातें मेरे जहन से आकर टकराती है। अलग अलग लोगों से बात करता हूँ, कुछ मन को लगता है। एक तरफ जहाँ हमारा देश तरक्की कर रहा है, नई ऊंचाइयों को पहुँच रहा है, बड़ा फ़ख्र महसूस होता है हिंदुस्तानी होने पर। लेकिन वहीं दूसरी तरफ समाज हित में एक कड़वा सच भी है, जिनसे आँख मिलाता हूँ तो परेशान सा हो जाता हूँ, उदास सा हो जाता हूँ। कभी कभी लगता है जिन बातों से मेरा लेना नहीं, मैं उन्हें क्यों सोच रहा हूँ, मुझे क्या फ़र्क पड़ता है। लेकिन फ़र्क पड़ता है। समाज का हिस्सा हूँ। समाज की हर बात की तार कहीं ना कहीं मुझसे आपसे आकर गुज़र जाती है। मैं लोगों से अक्सर पूछता हूँ कि आपकी ज़िंदगी में ख़ास इंसान कौन है। अधिकतर लोगों का जवाब आता है माँ। ये बात सही है, हर मज़हब में माँ का अलग मुकाम है। इस्लाम में भी तो कहा गया है कि माँ के पैरों तले जन्नत है। हम बहुत सारी देवियों की पूजा करते हैं, माँ लक्ष्मी, माँ दुर्गा, माँ सरस्वती। माँ के मुकाम को बयां नहीं किया जा सकता। पर क्यों हर इंसान को माँ चाहिए, बहन चाहिए, पत्नी चाहिए, बेटी नहीं चाहिए? ये समाज का कैसा कड़वा सच है। आज का ये सफ़र का आगाज़ एक बेटी से। बेटी हमारे लिए रहमत है, ना कि एक बोझ जो समाज इसे समझता है। आज इस सफ़र पे हमारे साथ अनामिका झा है, जो अपनी ज़िंदगी में कंफ्यूज होते होते एक सही मुकाम पर पहुंच गई है और अपने ज़िंदगी के सफ़र में आगे बढ़ रही है। हिंदी साहित्य से इन्हें बहुत लगाव है और हिंदी साहित्य में इन्हें बहुत रुचि है। और इसी गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हुए मैं ये सफ़र का आगाज़ कर रहा हूँ। मेरा नाम है शादैन और आप सुन रहे हैं सफ़र हयात। इस सफ़र में मेरे साथ जुड़ेंगे कुछ लोग जो मेरे दिल के करीब हैं। कुछ बातें होंगी, कुछ ज़िंदगी की बातें होंगी, कुछ मोहब्बत की बातें होंगी, कुछ टूटे हुए दिल की बातें होंगी, कुछ कामयाबी की, कुछ की दुआ साथ होगी। सुनते हैं ये कहानी सफ़र हयात की। इसी उम्मीद के साथ मैं ये आगाज़ कर। हेलो एवरीवन, मैं हूँ अनामिका झा। जैसा कि सदैन ने बताया, मैं उनकी दोस्त हूँ। सेंट्रल यूनिवर्सिटी साउथ बिहार में ही हम दोनों पढ़ते हैं। मैं हूँ बिहार की, पर मैं रहती बंगाल में हूँ। मैं अपने बारे में क्या ही बताऊँ। सबसे पहले अगर शुरू करूँगी तो कॉलेज में आने का सफ़र ही मैं बताती हूँ। मैं हमेशा से ही वो कंफ्यूज चाइल्ड रही हूँ, जिसे कुछ पता नहीं कि आगे वो क्या करेगी नहीं करेगी। मेरा ऐसा कुछ डिटरमिन्ड गोल नहीं था कभी भी कि मैं आगे जाके ये बनूंगी। मैंने बचपन में तो था, बचपन में सबका रहता है, लेकिन धीरे धीरे आगे बढ़ते बढ़ते मेरा वैसा कुछ गोल हुआ ही नहीं कि मैं आगे बड़ी होकर के ये बनूंगी, ये पढ़ूंगी वगैरह। तो मैं वही कंफ्यूज चाइल्ड रही हमेशा कि कभी ये करना है, कभी वो करना है। बचपन में मेरा कॉमर्स लेने का मन था, मतलब 10th के बाद, कहने का मतलब मेरा कॉमर्स लेने का मन हुआ। पर पापा ने कहा कि नहीं, कॉमर्स लेके नहीं पढ़ो, साइंस लेकर के पढ़ो। आजकल तो सभी बच्चे साइंस लेकर के पढ़ते हैं। तो
हालांकि मुझे भी पता है कि अब लगता है कि मैं अगर कॉमर्स लेती तो शायद मैं नहीं ही पढ़ पाती। लेकिन जो भी, तो उस टाइम पापा के दबाव में आकर के मुझे साइंस लेना पड़ा। मेरा बिल्कुल मन नहीं था, लेकिन मैंने साइंस ले लिया। फिर उसके बाद जब 12th हो गया तो उसके बाद भी मैं कंफ्यूज ही रही, मैं दिशाहीन ही रही कि आगे क्या करना है। मुझे कुछ पता ही नहीं था कि क्या क्या कर सकते हैं। बस मुझे एक चीज़ का पता था कि मैं साइंस लेकर के तो आगे नहीं पढ़ूंगी, क्योंकि 2 साल जो मैंने 11th और 12th साइंस लेके पढ़ा, तो मुझे ही पता है कि मैंने कितना पढ़ा था। मैंने बिल्कुल पढ़ाई नहीं करती थी, मेरा मन भी नहीं लगता था कभी साइंस पढ़ने में। किसी तरह से मैंने बस 12th पास किया 69% के साथ, बस। और उसके बाद बस मैंने ठान लिया कि अब साइंस लेकर के आगे तो नहीं बढ़ना है। तो फिर क्या किया जाए, अब मुझे इतना कुछ पता ही नहीं था कि क्या क्या कर सकते हैं, क्या क्या किया जा सकता है। बहुत कंफ्यूज। फिर पापा एक बार कहीं अपने दोस्त के यहाँ गए थे, काम से गए थे, तो दोस्त के यहाँ ठहरे थे, तो उन्हें एक क्लैट एग्जाम के बारे में पता चला, जो कि लॉ का एग्जाम है। तो पापा ने मुझे आकर के बताया कि तुम इसकी तैयारी करो, लाइन भी बहुत अच्छा है। तो मुझे साइंस के अलावा कुछ भी चाहिए था, तो पापा ने लॉ की बात की, तो मुझे कुछ बुरा नहीं लगा। मैंने सोचा हाँ क्यों नहीं, ट्राई कर लेते हैं। तो 12th के बाद 1 साल ड्रॉप किया, फिर कोचिंग लेने लगी मैं क्लैट क्लियर करने के लिए। तो 1 साल मैंने कोचिंग लिया, फिर क्लैट का फॉर्म भरा, फिर और 2-4 एग्जाम्स के फॉर्म भरे, साथ में CU सेट जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस टेस्ट होता है, कॉमन एंट्रेंस टेस्ट जो होता है, उसके लिए भरा। तो सभी के लिए भरा। लॉ से रिलेटेड कोई भी एग्जाम्स क्लियर नहीं हो पाया, लेकिन CU सेट का क्लियर हो गया। सेंट्रल यूनिवर्सिटी साउथ बिहार में मैंने भरा था, BA BEd के लिए और BA LLB के लिए, दोनों के लिए भरा था, तो वहाँ पर हो गया। तो फिर मैंने कट ऑफ ज़्यादा था, मेरा मार्क्स कट ऑफ से ज़्यादा था, तो मैं जा सकती थी वहाँ पे अप्लाई करने के लिए। तो जब मैंने देखा कि लॉ के एग्जाम में मैं पास नहीं कर पाई, तो मुझे भी लगा कि लॉ में बाकी एग्जाम्स पास नहीं हो तो शायद मैं लॉ के लिए उतनी परफेक्ट नहीं हूँ, इसलिए मैंने लॉ ऑप्ट नहीं किया। सेंट्रल यूनिवर्सिटी साउथ बिहार में मैंने BA BEd ऑप्ट कर लिया। मैं ये भी सोचा कि इससे ज़्यादा पढ़ना ना पड़े, इस वजह से भी ये ऑप्ट कर लिया। तो इस तरह से इतना कंफ्यूजिंग रास्ता, मतलब कभी कॉमर्स, फिर साइंस के बाद पता नहीं क्या, आकर के मैं BA BEd में घुसी। BA BEd पर ऐसा मैम क्या देखा जाता है ना कि साइंस करिकुलम या साइंस के लिए हमारे साथ होता है कि बस साइंस के बोझ के तले हम लोग दब जाते हैं और कोई रास्ता ही नहीं दिखता है। तो जैसे मैं भी साइंस ही का स्टूडेंट रहा हूँ और आज फील्ड में आ गया हूँ, तो एक कंफ्यूजिंग क्रिएट कर देता है कि समाज की नहीं, कि ऐसा नजरिया बदलना चाहिए कि नहीं? तुम्हारा क्या मानना है इस पे? हाँ बिल्कुल बदलना चाहिए। मेरे हिसाब से तो साइंस हो या कॉमर्स हो या आर्ट्स हो, कोई भी स्ट्रीम कम या बेसी नहीं है। आप जो बच्चा या बच्ची जो भी पढ़ना चाहे वो पढ़ सकता है, सकती है। वो तो उसके ऊपर होना चाहिए ना कि वो क्या पढ़ना चाहता है या फिर चाहती है, या फिर क्या पढ़ सकता है या सकती है। लेकिन आजकल के पेरेंट एक उम्मीद लगाते हैं कि साइंस पढ़ेगा तो अच्छा IITian और मेडिकल बनेगा, कभी आर्ट्स फील्ड की तरफ तवज्जो ही नहीं करते हैं। ऐसा क्यों समाज कर रहा है? बिल्कुल इसके बारे बिल्कुल ये तो होता ही है। मेरे साथ ही मैंने जो स्टोरी बताई आपको, उसमें भी तो यही हुआ कि उनका तो यही कहना था कि आजकल तो हर बच्चे ही साइंस लेकर के पढ़ते हैं, तो तुम तो इतनी अच्छी हो पढ़ाई में, क्योंकि मेरा 10th मार्क्स अच्छा था, तो मेरा भी 10th में 90% था, तो एक तरह से धारणा बच जाता है कि 90% लाया तो इंजीनियरिंग लड़का करेगा या मेडिकल ही करेगा। ये होता ही है। उन लोग के भी मन में एक आशा बन जाती है कि हाँ साइंस लेकर पढ़ेगा, इंजीनियर, डॉक्टर बनेगा या फिर बनेगी, जो भी, तो वही होता है। लेकिन वो नहीं समझते, या फिर अब उनके हिसाब से भी देखा जाए तो उन्होंने कहा था कि तुम बस 12th तक कर लो, उसके बाद तुम्हारा जो मन में आए करना। उनके हिसाब से ये था कि अगर साइंस लेंगे तो क्या है कि ब्रॉडर मिलेगा हमको स्कोप, कि हम कुछ क्या क्या चुन सकते हैं, क्योंकि अगर हम कॉमर्स लेते तो साइंस वाला स्कोप बिल्कुल ही हट जाता। उनका ऐसा मानना था कि अगर इसका मन लग गया तो हो सकता है कि साइंस में वो कुछ कर सके, लेकिन मेरा तो लगा ही नहीं मन, वो हमको पता था कि मेरा तो मन नहीं लगेगा। अब लेकिन पापा ने बोल दिया तो मुझे लेना पड़ा। ठीक है, मैंने 2 साल किसी तरह किया, लेकिन मार्क्स बिल्कुल भी अच्छे नहीं आए। मैंने बताया 69% बस। साइंस में उतने परसेंट मार्क्स से क्या ही होता है, वैसे तो किसी में भी नहीं होता है, लेकिन ठीक है। अब आर्ट्स जो पढ़ रही हो तो कितना खूबसूरत सब्जेक्ट लग रहा है, इतिहास को पढ़ रहे हैं या साहित्य को पढ़ रहे हैं, तो हमें समझ में आता है, इसको फील करते हैं। तो कहीं ना कहीं साइंस से अब दूरी जो खबी, तो अब फील कर पा रहे हैं, समाज को फील कर पा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं अच्छे पर्सपेक्टिव से देख पा रहे हैं।
तो हाँ मैं चाह रहा हूँ, बिल्कुल। मेरे पेरेंट्स से ये संदेश है कि आर्ट सब्जेक्ट की तरफ भी तवक्को करें। देखें कि आर्ट सब्जेक्ट एक खूबसूरत सब्जेक्ट है, समाज के बारे में जानना एक खूबसूरत सब्जेक्ट है। हम बिल्कुल लोग जब साइंस जब से मैंने आर्ट्स लिया है, मेरा आर्ट्स में एक ये सारे फैक्टर्स तो थे ही बीए चुनने के। एक और जो मेजर फैक्टर था वो था कि हिंदी हम यहाँ पे पढ़ सकेंगे। मेरा बचपन से ही हिंदी में बड़ा मन लगता था, हिंदी पढ़ने में। तो यहाँ पे जब हिंदी सब्जेक्ट मैंने देखा कि मुझे मिल रहा है पढ़ने के लिए, क्योंकि मेरा 11th 12th में मेरा सब्जेक्ट नहीं था हिंदी, तो मुझे डर लग रहा था कि कहीं मैंने सोचा था कि अगर कहीं पे नहीं होगा तो मैं हिंदी से ही ग्रेजुएशन करूंगी। मैंने बाकी कॉलेजेस में जब देखा तो उन्होंने बोला कि 12th में मार्क्स देखेंगे हिंदी के, तो मेरा तो सब्जेक्ट ही नहीं था, तो मैं एकदम डर गई थी कि अब मैं हिंदी लेकर कैसे पढ़ूं। उस हिसाब से जब मैंने यहाँ पे जब मेरा हो गया हिंदी सब्जेक्ट मैं चुन सकी, तो मुझे बहुत ही खुशी हुई इस बात की। फिर इसी तरह मैं जब हिंदी अब मैंने जब पढ़ना शुरू किया है तो मुझे इतना अच्छा लगता है, मतलब मैं बता नहीं सकती। मेरे समझ का जो विकास हुआ, जो विस्तार हुआ है, वो शायद और किसी विषय को पढ़ने से नहीं होता और ना ही हुआ था आज तक। मैंने जिस तरीके से अब जो समाज को मैं समझ पा रही हूँ, जो मैं अपने खुद से निर्णय ले पा रही हूँ, मेरे लिए बहुत जरूरी, मतलब मेरे लिए बहुत ही, क्या कहूँ मैं, इम्पॉर्टेंट हो गया ये चीज कि मैं खुद से अपने निर्णय ले सकती हूँ। क्योंकि पहले मैंने जो आपको बताया, मैं बहुत कंफ्यूज चाइल्ड थी, मुझे नहीं पता कि मैं क्या करूँ क्या नहीं करूँ। अभी मैं खुद से निर्णय ले सकती हूँ। अभी मैं इतनी कॉन्फिडेंट हो गई हूँ ये हिंदी पढ़ने के बदौलत, क्योंकि मैं हिंदी पढ़ रही हूँ। मेरे इतने टीचर्स हैं हिंदी के, उन्होंने मुझे इतना कॉन्फिडेंस मेरे में डेवलप किया कि मैं खुद को एक्सप्रेस करूँ, खुद को जानूं, खुद को समझूं, खुद के टीचर ले सकूं। वो सब हिंदी और आपकी के बदौलत हुआ है, मेरे कॉलेज के आपकी आपकी बात बहुत सही है। मैंने साइंस कहीं महदूद कर देता है कि हमको सिर्फ लेबोरेटरी के अंदर महदूद कर देता है, और आर्ट्स फील्ड में जब हम आते हैं तो एक तरह से नजरिया खुलता है, दिमाग खुलती है, जहन खुलती है। तो मेरी एक इच्छा रहेगी आज के पेरेंट्स लोगों की, आप आर्ट्स की तरफ भी बच्चे को तवक्को लाए, या आर्ट्स की तरफ भी बच्चे को दे इंटरेस्ट। जैसे हमारे सी सेट के इंटरेस्ट की तरफ भी आए, BA B.Ed की तरफ आए, BA LLB की तरफ आए, आर्ट्स भी पढ़ने बोले, हिस्ट्री पढ़ने बोले, ज्योग्राफी पढ़ने बोले। एक खूबसूरत सब्जेक्ट है। एजुकेशन की तरफ आएंगे, टीचर बनेंगे। आजकल क्या है कि ऐसा मानना है, ऐसी धारणा है लोगों की, कि कुछ नहीं कर रहा है तो टीचिंग B.Ed कर लो, टीचर बन जाओ। ये ऐसी वाली धारणा नहीं होनी चाहिए। लोगों को अपने पैशन की वजह से, अपने चॉइस की वजह से आना चाहिए ना टीचिंग लाइन में। ऐसा ना हो कि बाय चांस कोई आ गया टीचिंग लाइन में, अपने मन से भी अच्छा टीचर बनना चाहे तब ना। टीचर ही तो स्टूडेंट को एक अच्छा पर्सपेक्टिव, अच्छी क्या कहता है, अच्छा सोच, समझ दे सकता है। बिल्कुल दे सकता है। ये तो पहला काम तो टीचर का ही होता है ना। जी जी जी। और आप एक लड़की हैं, ठीक है, आप लड़की हैं, आपका सफर कैसा रहा कि आपको कई परेशानी सामना करना पड़ा? जैसे कि बेटी बोझ समझी जाती है हमारे समाज में, तो ऐसा क्या लगता है कि आपको किस तरह का कोई परेशानी यहाँ तक सफर में पड़ना लगा, या आपका पेरेंट का कैसा सपोर्ट रहा कि आपको ये कैसा नजरिया देना चाहते हैं, क्या उम्मीद देना चाहते हैं आगे जनरेशंस को? देखिए, बेशक मैं लड़की हूँ, लेकिन मेरे लड़की होने के साथ साथ मेरा कास्ट और मेरा क्लास भी बहुत इस से रिलेटेड काम करता है। क्योंकि मैं अपर कास्ट से हूँ, अपर क्लास से हूँ, तो इस वजह से मुझे शायद उतनी परेशानी कभी झेलनी नहीं पड़ी हो जितनी और बहुत लड़कियों को, और या फिर लड़कों को भी उनके कास्ट और उनके क्लास की वजह से परेशानी झेलनी पड़ती है, या रिलीजन के वजह से भी कई तरफ, ठीक है। इस वजह से मुझे उतनी परेशानियों को झेलना नहीं पड़ा। मेरे माता पिता हमेशा सपोर्टिव रहे, बचपन से ही पढ़ने के लिए हमेशा हमें प्रोत्साहित किया। बचपन में तो पढ़ाई लिखाई लेकर बहुत ही स्ट्रिक्ट भी थे, अभी ज्यादा कुछ नहीं कहते, लेकिन बचपन में अब समझदारी आ गई हम लोग में, तो इसलिए नहीं कहते हैं, वालिद साहब डांटते। वही बोलते हैं कि अब तुम लोग समझदार बन गई हो, अब तुम लोग क्या करना है नहीं करना तुम लोग खुद समझो। अब हम लोग हमारे बोलने से तुम लोग तो सुनोगी नहीं, ऐसा हो गया उनका भी। तो वही है, बचपन में बहुत बोलते थे। उनके मतलब माँ पापा हमेशा से सपोर्टिव रहे, उनका हमेशा यही मानना था कि ये भी होना चाहिए, और ये भी जरूरी होना चाहिए था कि पेरेंट का सपोर्ट होना जरूरी है इस सफर में, कि अगर पेरेंट ही सपोर्टिंग होंगे तो आगे हम स्टूडेंट आगे हिम्मत नहीं मिलेगी, तो पेरेंट को हिम्मत देना भी जरूरी है। मेरी एक आशा है कि पेरेंट सपोर्ट दे स्टूडेंट को, जो फील्ड में वो अच्छा करना चाहे, वो इंजीनियर बनना चाहे, डॉक्टर बनना चाहे, या सिंगर बनना चाहे, उसे आप सपोर्ट कीजिए, आप उसे मदद कीजिए जहनी तौर पे, तो वो करेज फील करेगा। ना बेटा कभी मदर फादर से कभी कोई डिस्करेजमेंट नहीं मिली। हाँ, थोड़ी बहुत जो डिस्करेजमेंट मिली है वो है रिलेटिव से।
उन्हें बहुत तकलीफ होती थी कि बेटियों को क्यों इतना पढ़ा लिखा रहे हैं, या फिर सर्टेन एज के बाद हमारी शादी के बाद शुरू कर देना वगैरह, ये सब जो फैमिली में होती है वो सब हुआ है। लेकिन कहीं ना समाज मेरे ताना माता पिता का हमेशा हाँ बिल्कुल ताना वाना जुड़ा रहता है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। पेरेंट का सपोर्ट होना चाहिए, जैसे कि अब मेरे पेरेंट्स का ही सपोर्ट है तभी तो मैं इतना पढ़ लिख रही हूँ। अगर वो लोग नहीं पढ़ाते तो ऐसा तो हो नहीं सकता था। बस दूसरे लोग तो कहते ही हैं ये सब, लेकिन कभी भी माता पिता ने कभी ये सब बातों को उतना तवज्जो नहीं दिया। हमेशा हमारी पढ़ाई लिखाई को इम्पोर्टेंट समझा है और वैसे ही काम किया है। जी मतलब सफर आपका बहुत खूबसूरत रहा कि पेरेंट का सपोर्ट होना। आप अपने शहर से दूर एक नए शहर, गया शहर में बसे, गर्ल्स हॉस्टल में आए। हॉस्टल की जिंदगी आपकी कैसी लगी? आप नए दोस्त से मिले, नए विचार, नई जिंदगी, नई ख्वाहिशात, नए परिवार बनाया। हॉस्टल एक परिवार की तरह होता है, तो आपको एक कैसा लगा, ये कैसा फील हुआ जब आप फर्स्ट सेमेस्टर से लेकर 6th सेमेस्टर तक? आपका एहसास कैसा रहा? आपने एहसास करिए। जैसे मेरे साथ एक खूबसूरत पल बीता, मैं हॉस्टल लाइफ को जिंदगी का सबसे खूबसूरत पल मानता हूँ, तो आपके साथ कैसा हुआ? बिल्कुल मेरा भी। हाँ, अब जब स्टार्ट हुआ था तब तो मुझे अभी भी याद है, मैं बहुत रोई थी घर छोड़ने से पहले। मुझे हमेशा से घर से दूर जाना था। मैं चाहती थी कि मैं बाहर जाकर के पढूं ताकि मुझे वो इंडिपेंडेंस मिले, वो फ्रीडम मिले जो शायद थोड़ी बहुत घर पर नहीं मिलती है। मुझे उसके लिए हमेशा ही बाहर जाकर के पढ़ना था। लेकिन जब वो रात टाइम की मुझे ट्रेन पकड़ना था, रात को मेरे 11:30 की ट्रेन थी और 10 बजे के आसपास हम लोग को निकलना था, मुझे और पापा को ट्रेन पकड़ने के। निकल रही थी, मैं बहुत रो रही थी, माँ को पकड़ के, दीदी को पकड़ के बहुत रो रही थी कि अब बाहर जाऊंगी वगैरह। मतलब अब जो भी होता है 20 साल 18 साल से घर पर रहने के बाद वहां से निकलना मुश्किल ही होता है। तो फिर जब वहां से निकली अगले दिन रात भर तो ही सो नहीं पाई ट्रेन में। फिर सुबह को पहुंची, सुबह को पहुंचते ही सुबह 5:30-6 बजे तक मैं शायद कॉलेज हॉस्टल पहुंच गई थी। पहुंचने के बाद फिर रूम नंबर वगैरह लिया। फिर पहुंचने के बाद जब रूम में गई तो 2 लड़कियां आई हुई थी। आयुषी एक लड़की का नाम था और एक लड़की का नाम था छोटी प्रिया। तो मैंने अनजान, हाँ बिल्कुल पूरी तरह से अनजान। मैंने उनसे उस टाइम कुछ नहीं कहा, बस पूछ लिया कि कौन सा बेड है वगैरह, वो सब पूछ करके जल्दी से सामान रखा और फिर पापा ने बुलाया नीचे, तो थोड़ी देर जाकर के पापा के साथ बैठी। फिर आधा घंटा ही पापा वहाँ रहे होंगे। फिर उन्होंने कहा ठीक है मैं निकलता हूँ अब। तो उन्होंने मुझे कुछ पैसे पकड़ाए और फिर वो चल दिए वहाँ से। उसके बाद मैं रूम गई। रूम में बैठते ही अकेले वो दोनों लड़कियां शायद नाश्ता करने चली गई थी। नहीं उस टाइम नहीं, हाँ उस टाइम नाश्ता करने चली गई थी। तो मैं अकेले ही थी रूम पर। फिर मैं बैठे अकेले मैं क्या करती, मुझे घर की बहुत याद आने लगी। फिर बैठ करके रोने लगी। तभी मेरी जो तीसरी रूममेट थी वो आई। उसका पूरा परिवार, वो हॉस्टल की 4 दीवारी खौफनाक लगने लगी। लेकिन जब वो शख्स लोग मिले, कुछ लोग जो मिले, उसने 4 दीवारी को घर बना दिया। ये मेरा फीलिंग रहा है कि वो 4 दीवारी अब घर की तरह एहसास कराती है। अब जो हॉस्टल जाते हैं तो घर की तरह, अब सच में वो घर जैसा ही लगने लगा। उस टाइम जब फ्रेंड मेरी आई, जो रूममेट आई, तो अपनी फैमिली के साथ है, तो उसकी नानी ने मुझे चुप कराया। उसकी मम्मी ने थोड़ा समझाया बुझाया, तो फिर मैं चुप हो गई। फिर मैं उसके साथ, उस लड़की के साथ ही घूमी, उस लड़की के साथ ही दोपहर का खाना खाया। उसके बाद फिर शाम को मैं फिर रोने लगी बैठ करके। फिर मुझे घर की याद आने लगी। नेटवर्क भी बिल्कुल नहीं आता था कि मैं किसी से बात कर पाऊँ, मैं क्या करूँ, मैं रो ही रही थी। तो तब जो आखिरी लड़की आई थी रूम में, दिव्या नाम है उसका, तो उसने बोला चलो हम लोग चोर पुलिस खेलते हैं। तो उस दिन हमने करके चोर पुलिस खेला और चोर पुलिस के साथ ही हम चारों में इतनी अच्छी दोस्ती हो गई जो कि आज भी बरकरार है। हम चारों के साथ एक बगल वाले रूम के एक विजेता है, वो भी हमारे साथ ही रहते हैं। उससे के बाद इतनी अच्छी दोस्ती हुई। लेकिन फिर हम 5 का ही एक ग्रुप बन गया। वो अभी भी वैसे ही है जैसे हम लोग उस टाइम थे। नहीं, ये जो दोस्ती, जो हॉस्टल लाइफ की दोस्ती होती है, वो ताउम्र साथ होती है। एक अकेलापन का एहसास नहीं होता है। तो एक जैसे कि आप आने वाले लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे जो हॉस्टल आ रही है? जैसे आप जैसे अनामिका, सोचिए कि आप अनामिका, कोई पुरानी अनामिका, कोई नहीं आपकी तरह कोई अनामिका होगी जो आएगी हॉस्टल, उसके बारे में इसको क्या बोलना चाहेंगे, क्या उम्मीद दिलाना चाहेंगे उसको? आपका क्या संदेश होगा? देखिए, शुरू में ऐसा डर तो लगता है कि कैसे लोग मिलेंगे, वो हम उनके साथ एडजस्ट कर पाएंगे कि नहीं, या फिर वो हमारे साथ एडजस्ट करना चाहेंगे कि नहीं।
वो दिल के साफ हो गए कि नहीं, ये भी एक कंसर्न रहता है हमेशा मन में, क्योंकि हम नहीं चाहेंगे कि कोई हम लोग कभी किसी से चीटेड हो या फिर कोई चीटेड फील करें वगैरह। तो जितना भी डर हो, लेकिन मन एक्सपीरियंस धीरे धीरे तो हो ही जाएगा, हो ही जाता है अपना। हाँ दोस्त बिल्कुल, हॉस्टल लाइफ से बेहतर कोई और लाइफ नहीं होता है, नहीं हो सकती। मतलब बिल्कुल बिल्कुल हॉस्टल लाइफ बहुत ही अच्छा है। मतलब इतनी मस्ती हम लोग कर सकते हैं दोस्तों के साथ, उनके साथ मिलकर के पढ़ाई भी बहुत इजी लगने लगता है। लेकिन एक जिंदगी बन जाती है जो एक खूबसूरत पल जिसको कैद नहीं किया जा सकता, बस एक ख्वाबों में देखा जा सकता है। जब सोता हूँ तो एक सुकून आता है। तो इसी तरह से हॉस्टल लाइफ है। तो इसी आगा जब पे रहते हैं तो हमारा गार्जियन हमारा पेरेंट होता है, लेकिन वहाँ पे हम लोग खुद अपने गार्जियन होते हैं। हमें सही गलत चुनना है, हमें क्या करना है नहीं करना है, हमें डिसीजन लेना है। एक वो अथॉरिटी, एक वो पावर हमें मिल जाता है ना, एक आजादी मिल जाती है, हमें आजादी मिल जाती है। हाँ, वो फेज बहुत ही अच्छा लगता है हमें। आप हिंदी साहित्य की, आपने बताया कि हिंदी साहित्य की आप स्टूडेंट, आप आईसीएसई बोर्ड से बिलोंग करती हैं, इंग्लिश पढ़ने के बावजूद भी आपने साहित्य को गौर से सुना। साहित्य के पीछे आपकी दिलचस्पी क्यों रही, और साहित्य के बारे में भविष्य क्या देखना चाहते हैं, और साहित्य से लेकर के आप समाज में जो बुराई, जो औरत के प्रति जो बुराई हो रही है, उससे आप कैसे हाईलाइट करना चाहेंगे? आपका क्या इस पे साहित्य पे विचार है? ऐसा है कि हाँ, आईसीएसई से पढ़े लिखे हैं, लेकिन क्या है कि बचपन से ही मैंने कहा कि मेरे पापा हमेशा मैथ्स पे फोकस करते थे, और हिंदी पे भी फोकस हो ही जाता था, क्योंकि उनकी हिंदी बहुत अच्छी थी, तो वो हिंदी पे भी फोकस करते थे हमेशा। स्पेलिंग वगैरह, फिर उच्चारण वगैरह पर ध्यान देना हमारे, तो ऐसे हिंदी पे भी उनका ध्यान रहता था हमारी हिंदी पर। तो हिंदी में भी मार्क्स अच्छे आते थे, हिंदी में मार्क्स अच्छा आता था, तो मुझे हमेशा से हिंदी बहुत अच्छा लगता था। 11th-12th में जब मुझे हिंदी नहीं मिला था एज ए सब्जेक्ट चुनने के लिए, तो मुझे बहुत बुरा लगा था। लेकिन जब मुझे बीए बीएड में ऐसा मौका हाथ मिला, तो मैंने उसे सोचा कि अब तो हिंदी लेकर के ही पढ़ना है। ऐसे तो मैं हिंदी सब्जेक्ट में आई, लेकिन मुझे उस टाइम पता नहीं था कि आखिर मैं हिंदी में पढ़ूंगी क्या। धीरे धीरे समझ बनी, धीरे धीरे जब 1 सेमेस्टर 2 सेमेस्टर पढ़ा, तो फिर मुझे और भी अच्छा लगने लगा। जो मैं जो साहित्य को देखती हूँ, मुझे साहित्य समाज को, समाज के लोगों को, उनकी परेशानियों को समझने के लिए और एक दूसरे के प्रति संवेदनशील होने के लिए साहित्य का जरूरी या फिर जरूरत समझ आती है। साहित्य जरूरी है समाज के यथार्थ, समाज की सच्चाई को देखने के लिए। साहित्य का चश्मा लगाकर देखें तो हमें सही गलत साफ दिखाई पड़ता है। समाज में व्याप्त कुरीतियां, रूढ़ियां, विसंगतियां से मुक्त कराता है हमें साहित्य। अब साहित्य विभाग के बारे में क्या बताएं? हमारे विश्वविद्यालय में विभाग आप आने वाले समय के स्टूडेंट को कैसे अट्रैक्ट करेंगे कि साहित्य विभाग? हिंदी में देखिए बच्चे कम आते हैं, इंग्लिश की तरफ अट्रैक्टिव हो जाते हैं। तो आपका क्या संदेश रहेगा कि साहित्य पढ़े, हिंदी साहित्य की तरफ आए? आपका संदेश यूएसबी में साहित्य कैसा है, उसके बारे में आपका क्या राय रहा, क्या आपका एक्सपीरियंस रहा है 3 साल का? हाँ, वही मुझे बहुत बुरा लगता है जब मैं देखती हूँ ज्यादा बच्चे या हिंदी साहित्य ऑप्ट नहीं करते हैं। मुझे सच में बहुत बुरा लगता है, क्योंकि ये इतना बेहतरीन विषय है, ये पढ़कर इतनी ज्यादा खुशी, इतना ज्यादा समझ का विकास होता है। ये शायद मुझे नहीं लगता कि और किसी भी विषय में हो सकता है। मैं अपने जूनियर से या फिर जो भी ऑप्ट कर रहे हैं अब बीए बीएड या फिर कोई और भी सब्जेक्ट कोई भी, तो मैं चाहूंगी कि आप लोग जरूर से जरूर साहित्य की ओर झुकें। अगर नहीं हिंदी साहित्य की ओर झुकें, उनका क्या हो जाता है कि उनका जो ऐसा माइंडसेट बना हुआ है, बहुत लोगों का ऐसा माइंडसेट बना हुआ है कि इंग्लिश इज सुपीरियर देन हिंदी, इन हिंदी को इन्फीरियर सब्जेक्ट या फिर लैंग्वेज जो भी मानते हैं वो लोग। इस वजह से कई लोग तो इसी वजह से सिर्फ इंग्लिश ले लेते हैं और हिंदी चुनते नहीं है। हिंदी का उनको लगता है कि जॉब नहीं मिलेगा इसमें, मेरा जॉब प्लेसमेंट नहीं है, इंग्लिश जाना जरूरी है। इनको लगता है ऐसा कि इंग्लिश दुनिया में जाना लेकिन हकीकत ये है कि हिंदी में ही ज्यादा जॉब है, क्योंकि ज्यादा लोग हिंदी चुनते ही नहीं है, तो हिंदी में ज्यादा वो है, वैकेंसी वगैरह है। और विभाग के बारे में डिपार्टमेंट कैसा था? हम खूबसूरत डिपार्टमेंट का कुछ एक्सपीरियंस बताइए, अपना तजुर्बा कि कैसे लोग हैं, कैसे सर हैं। अच्छा, तो आपको कहा ही मेरी जो भी समझ बनी है, मैं जो इतनी कॉन्फिडेंट हो गई हूँ, इतनी अब खुद से निर्णय लेने के लायक बन गई हूँ, वो सिर्फ इसीलिए क्योंकि मुझे ऐसे प्रोफेसर्स मिले हैं जो मुझे हमेशा खुद से डिसीजन लेने के लिए, सोचने के लिए, समझने के लिए प्रोत्साहित करते हैं, सोचने समझने का
की इम्पोर्टेंस बताते हैं, हमेशा मुझे इतना एनकरेज करते हैं, सिर्फ मुझे ही नहीं, मेरे बाकी क्लासमेट्स को भी बहुत एनकरेज करते हैं, बहुत ही अच्छे से वो लोग पढ़ाते हैं। जिस तरह से उन्होंने मेरी समझ का विकास किया है, शायद और कोई टीचर्स ने नहीं किया होगा कभी भी। मेरा ऐसा विकास कभी नहीं किसी टीचर ने किया है। आप जो आजकल हमने साथ में जेंडर में काम किया, मतलब जेंडर इशू के बारे में पढ़ा, जेंडर के समाज के बारे में पढ़ा। आजकल देख रहा हूँ ट्रेंडिंग चल रहा है स्टॉप ब्यूटी टेस्ट। क्या खूबसूरत होना समाज के लिए आज धारणा बन गया? क्या दिल की खूबसूरती बेहतरीन नहीं है? इस पे आपका क्या नजरिया है? आप समाज को इस तरह से कैसे देख सकते हैं? खूबसूरती को कैसे नजर कर सकते हैं आप? जो एक ट्रेंडिंग चल रहा है स्टॉप ब्यूटी टेस्ट डव की तरफ से, आपका इसका नजरिया क्या है? हम लोग जेंडर में साथ काम किया, जेंडर इशू का सब्जेक्ट पढ़ा, मैंने साथ में पढ़ा 5th सेमेस्टर में, तो इस पे आपका क्या नजरिया है? देखिए, मेरा तो ऐसा मानना है कि कोई भी कैसा भी हो वो सुंदर ही होता है। अब मैं अपनी ही अगर कहानी बताऊं, तो बचपन से ही मैं सुनते आई हूँ कि ये तो बहुत काली हो गई है, ये तो और भी काली हो गई है। अभी भी मैं जब कॉलेज से वापस आती हूँ तो बहुत लोग मुझे बोल ही देते हैं कि तो पहले से और भी काली हो गई है। तो ऐसे स्टेटमेंट्स मुझे हमेशा सुनने को मिल ही जाते हैं। मुझे कभी भी कोई फर्क नहीं पड़ता था। बहुत बचपन में मैं ये समझ गई थी कि इस से कोई लेना देना कुछ है नहीं, ये सब फिजूल की बातें हैं, मुझे इस पर ध्यान नहीं देना है। मुझे सुंदरता कभी भी, हाँ, हालांकि मुझे हर तरह के लोग ही सुंदर लगते हैं। अगर आप कोई बहुत अच्छे से बोल रहा है तो मुझे वो भी सुंदर लगता है, या फिर कोई बोल रही है, कोई अगर दिल की खूबसूरती ही बेहतर होना चाहिए। हाँ बिल्कुल, दिल की खूबसूरती। कोई किसी की पर्सनालिटी बहुत अच्छी है तो वो भी खूबसूरत लगता है या लगती है। कोई अगर क्या कहते हैं उसे, कोई अगर गाता है फिर गाती अच्छा है, मुझे वो भी खूबसूरत लगते हैं। मेरा ऐसा कोई पर्टिकुलर वो नहीं है, मापदंड नहीं है कि अगर कोई ऐसा होगा तो ही मैं उसे खूबसूरत बोलूंगी। जी। आप ये अपने अपने तरीके से आप तालीम को, जो आप एजुकेशन के स्टूडेंट हैं, आप तालीम को किस पर्सपेक्टिव में देते हैं, ये समाजीकरण या चेंज में, या तालीम का कितना बड़ा योगदान है, एजुकेशन का कितना योगदान है? आप बीएड के स्टूडेंट रह चुकी हैं, तो आप तालीम के बारे में क्या बताना चाहेंगे समाज को कि एजुकेशन इतना इम्पोर्टेंट? तो बहुत ही इम्पोर्टेंस है, और मैं ये चाहती हूँ कि भारत का सभी बच्चा और की सभी बच्ची एजुकेशन प्राप्त करें, क्योंकि एजुकेशन के बाद ही कोई अपना कुछ भी, मतलब अपने आप को किसी मुकाम पर खड़ा कर सकता है ना। जी। एजुकेशन सब बहुत जरूरी है हमारी सोच को बदलने के लिए। हालांकि एजुकेशन भी कई बार नहीं कर पाता है, लेकिन एजुकेशन एक रास्ता तो है। एजुकेशन एक माध्यम तो है जिस नजरिया देता है, एक नजरिया देता है, हम लोग प्रदान कर सकते हैं आजकल के बच्चे या फिर बच्चियों को। उन्हें क्रिटिकली थिंक करने के लिए हम प्रोत्साहित कर सकते हैं। सब एजुकेशन के द्वारा ही तो होगा। और आप जैसे कि आप कैसे अट्रैक्ट करेंगे लड़कियां को आप CUSB में आने के लिए, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार, या हायर एजुकेशन की तरफ जाने के लिए, ना कि वो महदूद हो जाए चार दीवार की तरफ, जो समाज की बंदिश में बंद हो जाए? आपका क्या मैसेज होगा, क्या उम्मीद होगा उन लड़कियों के लिए जो भविष्य में सोच रही हैं घर के चार दीवारी में रह करके कि वो उनकी कोई भविष्य बने? आपका क्या मैसेज होगा? वो जो भी लड़कियां पढ़ना चाहती हैं, या फिर जो लड़कियां पढ़ना नहीं, कुछ और भी करना चाहती हैं, जो भी वो करना चाहती हैं, मैं तो कहूंगी कि वो लोग जरूर करें, चाहे उनके लिए कुछ भी उन्हें करना पड़े। अगर उन्हें अपने परिवार के भी खिलाफ जाना पड़े तो वो जाएं, लेकिन अपने सपने पूरे करें। वो किसी के के ऊपर डिपेंडेंट ना हो जाएं, वो छोड़ दें। अगर कोई उनकी बात नहीं मान रहा है, कोई नहीं सुन रहा है, तो वो अपने लिए लड़ें, अपनी आवाज उठाएं, क्योंकि उनका हक है, उनका पूरा हक है उनकी पढ़ाई पर, उनका पूरा हक है अपने डिसीजन पर। उनका आवाज दबा दिया जाता है, उनको बोला जाता है कि नहीं तुम लड़की हो, तुमको नहीं बोलना है। तो ये आवाज जो बंद हो जाती है लड़कियों की, तो वो नहीं हो पाती है, तो आवाज बंद नहीं होना चाहिए। हाँ बिल्कुल, यही तो होता है समाज में, हमेशा लड़कियों की आवाज को हमेशा दबाया ही जाता है। और एग्जाम के सिलसिले चल रहे हैं, तो एग्जाम के सिलसिले चल रहे हैं, तो इसी उन्वान को खत्म करते हुए कि आप क्या संदेश दे रहे हैं कि एग्जाम के पर्सपेक्टिव में, लोग का एग्जाम होने वाला है, तो आप क्या संदेश देना चाहते हैं या क्या मैसेज देना चाहते हैं कि एग्जाम को कैसे देखें
नए बच्चे जो हमारे यूनिवर्सिटी, हमारे विश्वविद्यालय या कोई भी एग्जाम, बिहार बोर्ड एग्जाम या 10th एग्जाम, 12th एग्जाम के बारे में आपका क्या एक्सपीरियंस रहा है? आप 10th दिए, 12th दिए, इतने सेमेस्टर दिए, तो आपका क्या एक्सपीरियंस रहा है? एग्ज़ाम के बारे में तो मैं यही कहना चाहूँगी कि एकदम टेंशन या प्रेशर किसी तरह का ना लें। उन्होंने जो भी पढ़ा है उसी में से आएगा सब कुछ, क्वेश्चंस वगैरह। और रात में जग जग के, एग्ज़ाम की एक रात पहले जग करके पढ़ने से फिर अगले दिन उन्हें एग्ज़ाम देने में परेशानी हो सकती है, नींद आ सकती है वगैरह। उन्हें कई तरह की परेशानियों से जूझना पड़ सकता है। तो एग्ज़ाम की एक रात पहले सोने, अच्छे से सोएं। मेरे नाना जी हमेशा ही कहते थे कि एग्ज़ाम की एक रात पहले बिल्कुल जम के सोना चाहिए। मैं वही अपने साथियों को भी वही सलाह दे रही हूँ। हालांकि मैं अभी कॉलेज के टाइम में अपने खुद ये फॉलो नहीं कर पाती हूँ, लेकिन मैं अपने जूनियर्स, अपने बाकी साथियों को ये सलाह देती हूँ कि एग्ज़ाम की एक रात पहले जागे नहीं, ताकि उनकी एग्ज़ाम बढ़िया जाए। आपसे बात करके बड़ा अच्छा लगा, बहुत सीखने को मिला और गुफ्तगू करके बहुत जानकारी को मिली। थैंक यू वेरी मच। आपने अपना बेशकीमती वक्त दिया, बेशकीमती वक्त दिया। थैंक यू आपका आने के लिए। ठीक है, थैंक यू। अनामिका से बात करके अच्छा लगा। बेटी हमारे लिए रहमत है, ना कि बोझ। इन चंद अशार कमला बसीन के साथ मैं गुफ्तगू को ख़त्म कर रहा हूँ। हवाओं से बन रही हैं लड़कियाँ, उन्हें बहने में मज़ा आता है। उन्हें मंजूर नहीं है बेवजह रुकना। परिंदों से बन रही हैं लड़कियाँ, उन्हें उड़ने में मज़ा आता है। शब्बा खैर, आदाब। मेरा नाम है शादैन हयात और आप सुन रहे हैं सफ़र हयात ऑन स्पॉटिफाइड एंड यूट्यूब चैनल होलिस्टिक हयात।